हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएससी बायो वाला। बच्चों, आज आपका जो यूनिट सेकंड में पॉपुलेशन जेनेटिक्स का टॉपिक है, ये एलील फ्रीक्वेंसी ना, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। हमने आपको ये माइक्रो इवोल्यूशन और माइक्रो इवोल्यूशन पढ़ा दिया है, और हमने आपको फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन में म्यूटेशन पढ़ा दिया है, सिलेक्शन पढ़ा दिया है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पढ़ा दिया है। ठीक है। डायरेक्ट इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन में हमने आपको टाइप्स ऑफ फॉसिल, इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड, डेटिंग ऑफ फॉसिल, फाइलोजेनी ऑफ फॉसिल, ये भी हमने आपको बता दिया है। और आपका अब पढ़ाना है ये आपका बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है ये, और ये मोड ऑफ स्पेसिएशन, ये आपका बच्चा है। और आपका हमने इधर यूनिट सेकंड में पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हमने आपका ये एलील फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन फॉर इट्स मेंटेनेंस, ये आपका पेंडिंग है। ठीक है बच्चा। तो विद इन 20 or 30 मिनट वी हैव टू फिनिश दिस लेक्चर। और आपको मैं बहुत अच्छे से ये हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम और कंडीशन आपको बताऊंगी। आपको पक्का याद रखना है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एग्जाम में आपको 100% आने की संभावना है। तो आप अच्छे से विद इन 5 to 10 मिनट मैं आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में दूंगी। आप उसको अच्छे से समझ लेंगे, आपको हमेशा रिकॉल रहेगा और एग्जाम में अच्छे से लिख देंगे। आपका ये एग्ज़ाम टाइम नज़दीक है। अगर इस टाइम आप लेक्चर को रीड कर रहे हैं तो ध्यान से पढ़िए, नोट्स मत बनाइए, बस लेक्चर को 2 बार रिवाइज कर लीजिए, आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है भैया, तो आइए देखते हैं हम लोग। ये पहले देखेंगे हम लोग एलील क्या है। हमको पता है कि आपको एलील के बारे में पता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको एलील के बारे में रिकॉल कराऊंगी। ठीक है भैया, आइए देखते हैं हम लोग एलील क्या है। पहले देखिए एलील क्या है। एलील क्या है? एन एलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। अल्टरनेटिव का मतलब क्या है? जैसे टाल है, टाल का अल्टरनेटिव मतलब उल्टा क्या है? शॉर्ट है ना, डॉर्क होता है बायोलॉजी की भाषा में। ठीक है। और टाल का डॉर्क हो गया। और जैसे हम जब मेंटल में जब पी का लेते हैं, जैसे पी का जो सीड है उसका शेप राउंड होता है और रिंकल होता है। तो एक अल्टरनेटिव है ना, जैसे वाइट फ्लावर लेते हैं और वायलेट फ्लावर लेते हैं ना, वाइट और ब्लैक, जैसे ये अल्टरनेटिव है ना, होता है ना विपर्यासी या विपरीत करेक्टर। ठीक है। तो ये क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एक ही जीन का जो अल्टरनेटिव होता है, जैसे टाल का ड्वार्फ, लाल और येलो का ग्रीन हो गया। ठीक है। येलो सीड होता है ना, सीड कोड, उसका ग्रीन होता है, और राउंड का रिंकल। तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलते हैं? एलील। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। बस आपको याद करना है, एलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। तो इतना आपका यही है एलील का डिफिनीशन। आगे और ये एलील लोकेट कहाँ होता है? जैसे एक क्रोमोसोम है, एलील जिस पोजीशन पे दोनों एक ही पोजीशन पे, जैसे जीन है, जीन में एलील का पोजीशन सेम लोकस होता है, एक ही लोकस पे ये अल्टरनेटिव फॉर्म, किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये टॉल वाला हो गया, कैपिटल टी वाला हो गया, और ये स्मॉल टी वाला हो गया। ठीक है। तो क्रोमोसोम के देखिए यहाँ पे दिया है, दैट इज लोकेटेड एट स्पेसिफिक पोजीशन ऑन ए स्पेसिफिक क्रोमोसोम। एक स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका एलील के बारे में। थोड़ा सा आगे बताया गया है, ऑर्गेनिज्म हैव 2 एलील फॉर ईच रेट। कोई भी आपके पास करेक्टर है, उसके एक करेक्टर का आपको 2 एलील होता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, राउंड और रिंकल का लिया गया है। ठीक है भैया। हम टाल लेंगे तो जो जनरली जो डोमिनेंट होता है उसको कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और जो रिसेसिव होता है ना, जो रिसेसिव होता है उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ऐसे ही डोमिनेंट करेक्टर को राउंड जो है कि राउंड जो है वो डोमिनेंट है कैपिटल आर से, और जो स्मॉल आर से ये रिंकल है, ये रिसेसिव करेक्टर है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बताया गया आपको, द जीन फॉर सीड शेप इन पी प्लांट, वही ऊपर जो यही बताया गया ये ना, exist in two forms, one form our allele for round seed shape कैपिटल आर, एंड जो सेकेंड है वो रिंकल सीड शेप जिसको स्मॉल आर से प्रेजेंट करते हैं। तो आशा करते हैं आपको एलील क्या है इसके बारे में पता हो गया। तो एलील क्या है? एक लाइन में, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ए जीन। ये है आपका एलील। ठीक है। ये हो गया आपका स्मॉल टी। किसी पॉपुलेशन में मान लीजिए लॉन्ग लॉन्ग पी वाला प्लांट है और शार्ट वाला है, डार्क वाला है। ठीक है। तो और इसका एलील में इनका लोकेशन क्या होता है?
क्रोमोसोम के एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आइए देखते हैं आप लोग जीनोटाइप। पहले आप देखेंगे हम एलील फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपने पढ़ना है एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, इसीलिए मैंने आपको पहले आपका सिलेबस दिखा दिया कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। अब देखिए आपका है एलील फ्रीक्वेंसी। एलील फ्रीक्वेंसी देखिए, पहले ये आप देखिए, पहले ये समझ में आएगा। देखिए एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी पहले हम अलग अलग बताएंगे, फिर आपको दोनों के बीच में तुलना पढ़ाएंगे, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ना। देखिए एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, एलील आपको समझ में आ गया ना, ये या फिर ये एलील हो गया ना। एलील फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय, कैसे डिटरमाइन किया जाता है एलील फ्रीक्वेंसी? Allele frequency is determined by dividing the number of certain allele by the total number of allele of all types in the population। जैसे कोई एलील, जैसे किसी एलील का हमको एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, जैसे मान लीजिए या कैपिटल टी टी ही ले लीजिए ना, कैपिटल टी है, कैपिटल टी का हमको एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। और वहाँ पे 10 गैमीट बन रहा है, यहाँ पे कैपिटल ए का एग्जाम्पल लेके और स्मॉल ए का एग्जाम्पल लेके बताया गया है आपको। कैपिटल ए को आप डोमिनेंट मान लीजिएगा और इसको रिसेसिव मान लीजिएगा। यहाँ देखिए देयर आर 2 एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन ए सेट ऑफ 10 गैमीट। 10 गैमीट में 2 एलील है, कैपिटल ए है और स्मॉल ए है, ठीक है। इनका हमको एलील फ्रीक्वेंसी निकालना है। इफ 5 गैमीट कैरी एलील ए, इसमें से 5 गैमीट क्या है एलील ए है और 5 गैमेट के पास एलील ए है, तो इसकी एलील फ्रीक्वेंसी आप बताएंगे 50% होगा और इसकी 50% हो जाए, सिंपल सी है। तो यहाँ पे आगे बताया गया है वी से द एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज 0.5% या फिर 50%, ठीक है। ये हो गया आपका एलील फ्रीक्वेंसी। तो एलील फ्रीक्वेंसी क्या है, डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सर्टेन एलील, जिसका आपको एलील फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के बारे में बताती हूँ, जैसे मान लीजिए 10 या मान लीजिए 20 गैमेट है ना, और इसमें जो है कि कैपिटल आर है और स्मॉल आर है। कैपिटल आर इसमें कितना है, मान लीजिए 15 मान लीजिए, और स्मॉल आर है 5 है ना। 5 और 10 कितना होगा, 20 हो गया ना। अब इसमें आपको स्मॉल आर की एलील फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो इसका कितना, सर्टेन एलील का जितना फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल, तो 5/20 इंटू 100 यही हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 2 पचे 10, 50 25%, तो इसका हो जाएगा 25% हो जाएगा इसका एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक बच्चा, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। एक बार रिकॉल करिए। एलील फ्रीक्वेंसी इज डिटरमाइंड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ सर्टेन एलील बाय टोटल नंबर ऑफ, जिस एलील का आपको एलील फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है उसको उसका जितनी संख्या ऊपर लिखेंगे उसके नीचे टोटल लिख देंगे, समझ रहे हैं आप लोग, टोटल, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एलील फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाला आप लोग देख लीजिए, वैसे ऊपर वाले को देखना जरूरी नहीं है, फिर भी एक बार आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ पे आपको फार्मूला दिखाया गया है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी गिवन एलील इन ए पॉपुलेशन। किसी भी एलील का अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आपको क्या करना है, frequency of any given allele in a population relative to all the other allele at the same locus is known as allele frequency। यहाँ पे आपको allele frequency का डिफिनीशन दिया है, जो कि मैंने आपको ऊपर ही नीचे ही बता दिया, पहले ही बता दिया था। अब एलील फ्रीक्वेंसी का जो आपको फार्मूला है देखिए, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ ए पार्टिकुलर एलील इन ए पॉपुलेशन, जिसका आपको एलील फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है उस पार्टिकुलर एलील की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ऑल एलील फॉर दैट जीन इन ए पॉपुलेशन, जितने भी एलील है उस जीन के उससे आपको डिवाइड करना है। ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो आशा करते हैं आपको एलील फ्रीक्वेंसी समझ में आ गई है ना। अब देखिए आप लोग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, क्या देखेंगे बच्चा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ना। अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए एलील फ्रीक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब देखिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए पार्टिकुलर जीनोटाइप डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। जैसे इसमें पार्टिकुलर जीन, इसमें जीनोटाइप की बात होगी ना, किसकी बात होगी बच्चा, जीनोटाइप। आपको जीनोटाइप की बात, इसमें जीनोटाइप की बात मतलब ये इसकी बात होगी।
पेयर की बात होगी, जैसे किसी अगर कोई ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे ट्यूजन होता है ना, तो 2 एलील होंगे, जैसे कैपिटल ए भी हो सकता है ना, और कैपिटल ए और स्मॉल ए भी हो सकता है। इसमें जीनोटाइप, किसी जीनोटाइप की हमको फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप होता है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देखिए इसकी बात होगी, और वहाँ पे बस कैपिटल ए था और स्मॉल ए ऐसे बात हो रहा था। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग इन सब बातों को, क्योंकि आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इन सब के बारे में मैं आपको बस बताऊंगी, रिकॉल नहीं करवाऊंगी। ठीक है बच्चा, तो क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए पार्टिकुलर जीनोटाइप, जैसे अब 10 इंडिविजुअल है, उसमें मान लीजिए जो कैपिटल ए है 2 है ना, और स्मॉल ए कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, और कैपिटल ए स्मॉल ए 5 है। अगर इसको आप अब इसको हम लोग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी किसकी, अगर मान लीजिए हम इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ज्ञात कर रहे हैं, तो 5 अपान टोटल कितने हैं, 10 इंटू 100, तो आ गया 50% इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर इसका ज्ञात करना है तो 3 अपान 10 इंटू 100, तो इसका आ गया 30%। जैसे यही है आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर ये डोमिनेंट है, ये देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, ये है होमोजाइगस रिसेसिव। टू फाइंड द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी डिवाइड द total number of with divide the individual with one genotype by total of individual present। जिसे जिस इंडिविजुअल का आपको जीनोटाइप निकालना है, उस इंडिविजुअल का जितनी संख्या है, मान लीजिए इसकी 5 संख्या, और टोटल जो संख्या है उसी से आपको डिवाइड करना है। ये हो जाएगा आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इंटू 100 कर देना है। ठीक है, आपको एक विद एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पे समझाया गया है। फॉर एग्जाम्पल सपोज देयर आर 6 टाल प्लांट है जो कि होमोजाइगस टाल हैं। ये 4 जो है हेट्रोजाइगस टाल हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी है ना, ये हेट्रोजाइगस हो गए। और 10 क्या है, 60 है होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है, पी प्लांट है। ठीक है, यहाँ पे आपको सबका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकाल के बताया गया है। पहले आप कैपिटल टी का देखिए, तो कैपिटल टी कितने हैं, 6, और टोटल कितने प्लांट है, 20। 100 से गुणा करेंगे, अगर परसेंट में आ जाएगा, या फिर पॉइंट में आप चाहते हैं तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, तो पॉइंट में आ गया 3। अगर 100 से गुणा कर देंगे तो 30% यहाँ पे आ जाएगा ना, 0 0 कैंसिल, 2 3 6। तो इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी किसकी, कैपिटल टी की 0.3 आ गई। अब इसकी कैपिटल टी स्मॉल टी की देखिए, इसमें इसकी संख्या कितनी है, 4 है, और टोटल कितना है, 20 है। तो 4 एक नम 4, 4 पंजे 20, तो पॉइंट कितना आया, 0.2, इसका 0.2 आ गया। ठीक है, थर्ड वन का देखिए आप लोग, इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी का, इसमें इसकी संख्या कितने है, 10, और टोटल कितना है, 20, तो इनका कितना हो गया, 0.5। ठीक है, या फिर ये 50% हो जाएगा अगर आप चेंज कर देंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है द सम ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी शुड बी एडेड टू 1 या 100%। जब आप परसेंट में निकाल देते हैं तो तीनों को ऐड करने पर आपको 1 आना चाहिए या फिर 100% आना चाहिए। ठीक है, आइए हम इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए 3 है, 5 5 5 10 हो गया, 0 आ गया, और पॉइंट एक आपका 1 आ गया। अगर यही आपका 30% रहता, 20% रहता और 50% रहता, तब भी आप जोड़ते तो 100%। तो इसका कंडीशन है, जब तीनों के परसेंटेज या फ्रिक्वेंसी को अगर पॉइंट में जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए या फिर 100% आना चाहिए। तो आप समझ जाएंगे हमारा आंसर सही है। ठीक बच्चा, तो ये हो गया आपका एलील फ्रिक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी। अब हम आपको यहाँ पर डिफरेंस बताएंगे, क्या है डिफरेंसेस आपका एलील फ्रिक्वेंसी और जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी में। ठीक है बच्चा, देखिए जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी और एलील फ्रिक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी आपको अच्छे से पता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए गिवन जीनोटाइप, इसमें इंडिविजुअल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एलील की बात हो रही है। एक ऑर्गेनिज्म में ढेर सारे एलील होंगे, ठीक है ना। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए गिवन जीनोटाइप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन ना, यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, व्यक्ति की बात हो रही है। जैसे किसी पॉपुलेशन में लंबे लंबे पेड़ हैं तो उनकी हम लोग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। जैसे मान लीजिए ह्यूमन की बात, जैसे आई की बात कर ले, किसी की ब्राउन आई होती है, किसी की दिखाई बताई देते हैं आपको, किसी किसी की ब्राउन आई होती है, किसी की ब्लैक होती है।
अगर मान लीजिए कि 20 पॉपुलेशन में हमको ब्राउन आई की, मान लीजिए 20 टोटल 20 है, 10 है ब्राउन आई और मान लीजिए 15 है ब्राउन आई, नहीं ब्राउन तो कम होता है ना, 5 आप मान लीजिए ब्राउन आई वाले हैं और 15 मान लीजिए आपका ब्लैक आई वाले हैं। अगर इनकी आप लोग जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 5/20 ये हो गया, इंटू 100 कर दीजिए और इसका हो जाएगा 15/20 इंटू 100। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। यहाँ इंडिविजुअल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे एक एलील की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल में ढेर सारे एलील हो सकते हैं, ठीक है बच्चा। frequency of occurrence over a proportion of different allele of a particular gene in a given population। यहाँ एक पार्टिकुलर फिक्स जीन के एलील की बात हो रही है। जैसे पार्टिकुलर जीन क्या है, टाल है, मान लीजिए टाल का जीन है ना, लंबाई का जीन है, टाल नहीं मानेंगे, एक लंबाई का जीन है ना, लंबाई का जीन है तो इसके दो अल्टरनेटिव फॉर्म होंगे, एक टाल भी हो सकता है और एक ड्वार्फ भी हो सकता है ना। तो इसकी बात हो रही है, पार्टिकुलर जीनोटाइप की बात, पार्टिकुलर एलील की बात हो रही है, उसकी फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है। यहाँ पे 3 पॉसिबल जीनोटाइप्स, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब ये हो गया आपका, या फिर ये हो गया ना, और हेट्रोजाइगस रिसेसिव, सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव, ये हो गया आपका स्मॉल ए, या फिर कह लीजिए स्मॉल टी और हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का कलर का पेन चेंज कर लें, विजिबल होगा ना। हेट्रोजाइगस में देखिए ये हो गया आपका। तो ये 3 टाइप का हो पॉसिबल, 3 जीनोटाइप होंगे और एलील फ्रीक्वेंसी में 2 ही होंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, ठीक है। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq। तो पी स्क्वायर को होमोजाइगस डोमिनेंट, इसको ऐसे होमोजाइगस डोमिनेंट को पी स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव को क्यू स्क्वायर और हेट्रोजाइगस को 2pq से डिनोट करते हैं, हेट्रोजाइगस को इसको, ठीक है। लेकिन एलील फ्रिक्वेंसी को जो डोमिनेंट वाला है उसको स्मॉल पी से, रिसेसिव वाला है उसको क्यू से, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में। अब नेक्स्ट बच्चा हम देखेंगे हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या देखेंगे भैया, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो देखिए हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, देखिए जो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, पहले इसके थोड़ा डिफिनेशन बताएंगे, फिर हिस्ट्री आपको बताएंगे, फिर इसका कंडीशन जो इसके मेंटेनेंस के लिए कंडीशन है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील रिमेन्स कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या कहता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील की फ्रीक्वेंसी या जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी जनरेशन आफ्टर जनरेशन सेम रहती है। कब सेम रहती है, क्यों सेम रहती है, कैसे सेम रहती है, क्या ये रियलिटी में सेम होता है, ऐसा तो होता नहीं रियलिटी में, बस एक एजम्पशन है, माना गया है ना, इनका एक मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो कैसे ये क्यों रहता है, कैसे रहता है, क्या सब कंडीशन आगे हम देखेंगे। बस आपको हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और जीनोटाइप विल रिमेन सेम जनरेशन आफ्टर जनरेशन। देखिए यहाँ पे एक अलग डिफिनेशन बताया गया है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम या लॉ स्टेट दैट एलील और a genotype frequency in a particular population will remain constant or are same from generation after generation in the absence of, अब यही थोड़ा ट्विस्ट आया, किसके एब्सेंस में, इवोल्यूशनरी चेंजेस, इवोल्यूशनरी इन्फ्लुएंसेस लाइक म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन ना, या फिर जीन फ्लो, जीन रिकम्बिनेशन, नेचुरल सेलेक्शन। देखिए हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वही एप्लीकेबल होगा जहाँ पे जो हमने आपको फोर्सेस ऑफ इवोल्यूशन बताया है, हमने आपको म्यूटेशन के बारे में बताया, इसीलिए पहले हमने आपको म्यूटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, सिलेक्शन इन सब के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वही एप्लीकेबल होगा जिस पॉपुलेशन में म्यूटेशन नहीं होगा। म्यूटेशन क्या है, सडन चेंज इन जीनोटाइप विच अल्टर द फिनोटाइप। तो ऐसे पॉपुलेशन जहाँ पे म्यूटेशन नहीं होगा वहीं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू होगा, वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो। स्मॉल पॉपुलेशन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है ना, जेनेटिक ड्रिफ्ट, हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में आपको बताया, बॉटल नेक इफेक्ट ना, और हमने आपको फाउंडर इफेक्ट बताया है, ठीक है। और जीन माइग्रेशन ना हो, माइग्रेशन का मतलब आप समझ रहे हैं, माइग्रेशन एक होता है, माइग्रेशन में होता है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पॉपुलेशन है, कोई यहाँ से ना बाहर जाए और बाहरी कोई व्यक्ति अंदर ना आए,
ठीक है, वहाँ पे माइग्रेशन भी एब्सेंट हो, जीन फ्लो ना हो, कहीं कोई बाहर जीन ना आए, ना ही बाहर कोई जीन ना जाए, या फिर कोई भी जीनोटाइप का इंडिविजुअल बाहर से अंदर ना आए या फिर अंदर से बाहर ना जाए। तो ये हो गया आपका जीन माइग्रेशन। और वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ना हो, क्रॉसिंग ओवर ना हो, ठीक है, और नेचुरल सिलेक्शन भी ना हो, जो फिट है उसको नेचर सेलेक्ट भी ना करे। तो ऐसा आइडियल कंडीशन नेचर में मिलता ही नहीं है, ठीक है, ये एक एजम्पशन है आपका, ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है? हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील और जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। उसी तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक वहाँ पे ये चीज़ें ना हो, वहाँ पे माइग्रेशन ना हो, जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, म्यूटेशन ना हो, जीन फ्लो ना हो, जीन रिकम्बिनेशन ना हो और सिलेक्शन ना हो। तो ऐसा तो आइडियल नेचर में कंडीशन नहीं है, ठीक है भैया। तो आप बोलेंगे पढ़ा क्यों जा रहा है, बताएंगे आपको क्यों पढ़ा जा रहा है। हार्डी-विनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज ए मैथमेटिकल इक्वेशन। ये क्या है? मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट कैन बी यूज टू कैलकुलेट जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन। इसका यूज क्या है? किसी पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन को यूज चेंजेस को जेनेटिक वेरिएशन को क्या जेनेटिक वेरिएशन है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। आप कहेंगे कैसे कैसे जेनेटिक वेरिएशन को हम चेक कर सकते हैं? देखिए, जो आपको पता है, जो मैथमेटिक्स होती है वो अटल सत्य है, किसी भी कंडीशन में कभी वेरी नहीं करता है। तो हमको पता होगा कि भैया अगर 10 गैमीट है, इनकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इतनी आनी चाहिए, इनकी मान लीजिए जीनोटाइप एक्स, इनकी वाई। अगर नेचर में हमने इसको ग्रो कराया इस प्लांट को और इसकी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी अलग आई, तो हम बताएंगे ना कितनी वेरिएशन हुआ, कितनी चेंजेस हुआ। तो इसलिए हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का यूज होता है, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू है ना, ये फिक्स है और यहाँ पे हमको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो चेंज होगा इससे तुलना करके हम पता लगा लेंगे कि भैया इतना चेंजेस आ रहे हैं, इतना फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की हिस्ट्री देखिए, किसने हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को दिया, हम क्यों इस इक्विलिब्रियम को हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम कहते हैं। और देखिए हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ दो साइंटिस्ट हैं जो कि अलग अलग इंडिविजुअली अलग अलग इन्होंने इस इक्विलिब्रियम को दिया, इसलिए उनके ऑनर में, उनके सम्मान में इस इक्विलिब्रियम को हम लोग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो दो साइंटिस्ट कौन है, एक हार्डी है, एक विनबर्ग है, इसलिए इनके बीच में आप डैश का यूज करते हैं, ठीक है। The Hardy-Weinberg law over equilibrium was given by G.H. Hardy। एक साइंटिस्ट है G.H. हार्डी और दूसरे क्या हैं W. विनबर्ग। इंडिपेंडेंटली इन 1908 1908 में इन्होंने अलग अलग इंडिपेंडेंटली ये इक्विलिब्रियम को दिया। दे डिस्क्राइब ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने एक पॉपुलेशन का बेसिक प्रिंसिपल, जो बेसिक मुख्य प्रिंसिपल है, बेसिक प्रिंसिपल है, उसको इन्होंने डिफाइन किया, ठीक है, विच इज पॉपुलरली नोन एज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, जिसको समेकित रूप से पॉपुलरली यूँ कह लीजिए विख्यात रूप से इसको क्या कहा जाता है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। आप तो नाम सुन के आप डरते हैं, लेकिन आशा करते हैं आज पढ़ने के बाद आप हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से नहीं डरेंगे, ठीक है बच्चा। द इक्वेशन इज एक्सप्रेशन, इसलिए हमने आपको पहले एलिड फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी ये सब आपको बताया है और उनमें डिफरेंस भी बताया है। देखिए वही सबका यूज है यहाँ पे। द इक्वेशन इज एक्सप्रेशन ऑफ प्रिंसिपल नोन एज हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। जो इनका इक्वेशन है वो इनका जो स्टेटमेंट है उसी का वो रिप्रेजेंटेशन है, उसी को बोल रहे हैं हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, यही है आप इनका इक्वेशन, ठीक है। तो इनका इक्विलिब्रियम क्या कहता है, विच स्टेट दैट अमाउंट ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन ए पॉपुलेशन विल रिमेन कांस्टेंट ओवरऑल सेम। जेनेटिक वेरिएशन किसी पॉपुलेशन में सेम रहता है फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, किस कंडीशन में, इन एब्सेंस ऑफ डिस्टर्बिंग फैक्टर। जब डिस्टर्बिंग फैक्टर एब्सेंट है, जैसे जीन जीन फ्लो नहीं हो रहा है, जेनेटिक माइग्रेशन नहीं हो रहा है, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई रैंडम मेटिंग नहीं हो रहा है ना, म्यूटेशन नहीं हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो इन सब फोर्सेस अगर नेचर में एब्सेंट है तो जेनेटिक वेरिएशन, मतलब अगर कोई पॉपुलेशन इस जीनोटाइप का है तो पूरे पॉपुलेशन इसी जीनोटाइप में लाखों करोड़ों वर्ष तक सेम रह जाएंगे। अगर यहाँ पे ये सब जो 5-6 फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ, ये फैक्टर नेचर में एब्सेंट हैं, तो मतलब अगर इसके अनुसार अगर मान लीजिए बैक्टीरिया रहता नेचर में तो बैक्टीरिया ही रह जाता, ह्यूमन की ओरिजिन होती ही नहीं। अगर ऐसा आइडियल कंडीशन नेचर में होता तो बहरहाल नहीं है, ठीक है।
तो इनका इक्वेशन क्या है, पी स्क्वायर स्मॉल पी है प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, वेयर पी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, एलील की बात हो रही, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, मतलब यहाँ डोमिनेंट की बात हो रही है, यहाँ पे रिसेसिव की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप कैपिटल ए, मतलब डोमिनेंट जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी है। क्यू स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस जीनोटाइप स्मॉल, मतलब जो रिसीव एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी। और 2p क्यू है, क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, मतलब कैपिटल ए स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे एक हमने छोटा सा नोट दिया, अभी मैं आपके इसके बारे में और बताऊंगी आपको। इन पॉपुलेशन जेनेटिक स्टडी द हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन यूज्ड टू मेजर द ऑब्जर्व्ड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन ए पॉपुलेशन सेम और डिफर फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी प्रेडिक्टेड बाय द इक्वेशन। जैसे इसका यूज हमने आपको बता दी, जैसे मैंने कोई किसी पॉपुलेशन में हमको किसी जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी या एलील फ्रीक्वेंसी की स्टडी करना है, तो मैं इक्वेशन लगा के बता दूंगी कि फला इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी 0.3 है, इसका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी 0.6 है, इसका 0. इसका 0.1 है, तो मैं बता दूंगी इक्वेशन से। लेकिन मैं नेचर में जब जाऊंगी, ग्राउंड लेवल पर जाऊंगी, जब मैं चेक करूंगी कि भैया इसका आ रहा है कि नहीं, मान लीजिए इसका आ गया 0.2 आ गया, इसका आ गया 0.5, इसका आ गया 0.2, तो भैया फ्लक्चुएशन हो रही कि नहीं, 0.3 से 0.2 हो गया, 0.6 से 0.5 हो गया, 0.1 से 0.2 हो गया। तो इस फ्लक्चुएशन को चेक करके हम बता सकते हैं यहाँ पे भैया म्यूटेशन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हुआ है। ठीक है, तो ये चेक किया जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया गया है इनके इक्वेशन के बारे में। देखिए पहला है, देखिए इसके बारे में, स्मॉल p प्लस क्यू बराबर 1। ठीक है, जब एलील फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो p और q के एलील को जो फ्रीक्वेंसी है उसको जोड़ के 1 आएगा। ठीक है, अब इसी का स्क्वायर कर देंगे हम, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 1। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। पी स्क्वायर क्या है, पहले पी देखते हैं क्या है। पी है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए, क्यू है स्मॉल क्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, कैपिटल ए की बात है, यहाँ स्मॉल ए की बात है। और पी स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल ए, और क्यू 2pq क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ, देखिए कैपिटल ए स्मॉल ए जीनोटाइप का, क्यू स्क्वायर क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए जीनोटाइप का। तो ये हो गया आपका पी स्क्वायर 2pq और क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, अब नेक्स्ट देखिए आप लोग, कंडीशन फॉर हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। आपको क्या कंडीशन, 5 कंडीशन है जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए होना चाहिए। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि जिस पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू होगा उसमें नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, रैंडम मेटिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला आप देखिए, पहला है रैंडम मेटिंग। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम उसी पॉपुलेशन में लागू हुआ जिसमें रैंडम मेटिंग ना हो। रैंडम मेटिंग का मतलब जैसे एक स्पीसीज के बीच कोई, जैसे यहाँ पे किसी जीनोटाइप के स्मॉल ए के सब ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, तो इनके बीच मेटिंग किसकी होगी, हमेशा मेटिंग इन्हीं के बीच होनी चाहिए, ऐसे मेटिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेटिंग हो रही तो ऐसे ऐसे हो रही है तो ये राइट है ना, लेकिन ऐसे मेटिंग ना हो, ये और ये ऐसी मेटिंग ना हो। तो मेटिंग हमेशा रैंडम ना होना चाहिए, रेगुलर मेटिंग होनी चाहिए। तो क्या है, मेटिंग शुड बी टोटली रैंडम, दैट सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ मेटिंग रैंडम होनी चाहिए। रैंडम का मतलब क्या है, फीमेल दैट इज फीमेल कैन नॉट सेलेक्ट मेल मेट विथ ए पार्टिकुलर जीनोटाइप। किसी, मैंने आपको एग्जांपल सही बताया लेकिन थोड़ा सा हमने आपको चेंज बताया। ठीक है, एग्जांपल जैसे फीमेल एक पार्टिकुलर सेम, जैसे मान लीजिए हमेशा मीटिंग इसी के बीच अगर हो रही है तो ऐसी मीटिंग लगातार होनी चाहिए, ऐसी मीटिंग आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फीमेल अगर चूज कर रही है तो इसी को हमेशा सिलेक्शन में मैंने बताया फीमेल हमेशा से चूज ही रही है, तो ऐसे जीनोटाइप को हमेशा फीमेल चूज करेगी और यहाँ पे रैंडम मेटिंग नहीं होगा। और नो म्यूटेशन, नो म्यूटेशन, यहाँ पे म्यूटेशन अब्सेंट होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो म्यूटेशन ऑफ एलील या फिर जीन इन द जीन पूल ऑफ ए पॉपुलेशन।
हमने आपको बताया हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम वहीं लागू होगा जहाँ पे म्यूटेशन ना हो। अब आइसोलेशन भी ना हो, पॉपुलेशन मस्ट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर सो दैट देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन देम। जैसे यहाँ पे ये जैसे आइसोलेशन का मतलब क्या है, ये आइसोलेट होना चाहिए एक दूसरे से। मतलब अगर इस आइलैंड पे कोई जीनोटाइप रह रहा है, इस आइलैंड पे कोई जीनोटाइप, ये एक दूसरे से अलग हो, एक दूसरे के बीच मेटिंग ना कर पाए, ठीक है, रैंडम मेटिंग ये ना कर पाए, ठीक है बच्चा। तो ये एक यहाँ पे नो रैंडम मेटिंग होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्या है, नो रैंडम मेटिंग है या रैंडम मेटिंग है, ठीक है। यहाँ पे नो रैंडम मेटिंग होना चाहिए, ठीक, रैंडम मेटिंग करेगा तो अदर जीन तो आएंगे ही, यहाँ पे नो रैंडम मेटिंग होगा, ठीक है। और आइसोलेशन तो सही है कि उस पॉपुलेशन में आइसोलेशन होना चाहिए, ये एक दूसरे से इंटरमिक्स ना हो, मीटिंग ना करें, ठीक है। और क्या है, लार्ज पॉपुलेशन साइज लार्ज होना चाहिए, ठीक है, तभी ना ये मीटिंग करेंगे ऐसे। और क्या है, स्मॉल पॉपुलेशन साइज में आपने देखा जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है। अब नो नेचुरल सिलेक्शन, नेचर किसी जो एडवांस जीनोटाइप को सेलेक्ट भी ना करे कि भैया आप एडवांस हो, आपको हम सेलेक्ट कर रहे हैं, जो रिस्की हो इसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। नेचुरल यहाँ पे दिया गया आपको, नेचुरल पॉपुलेशन कैन नॉट मीट ऑल द कंडीशन एबव देयरफॉर, जो ऊपर आपको बताया गया है नेचुरल, जो नेचर में ये सब कंडीशन नहीं पाया जाता है, इसलिए हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैन नॉट अप्लाई, कैन ओनली बी मेड ऑन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट सच एज लेबोरेटरी। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम ओनली आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में या फिर लेबोरेटरी में ही देखा जा सकता है, ये नेचर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है बच्चा, ये हो गया आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। मैंने आपको बोला था 20 या 30 मिनट में मैं ये लेक्चर आपको कंप्लीट करूँगी, विदिन 31 या 32 मिनट में ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप जिसको 2 बार देखेंगे, पूरा वीडियो अच्छे से कंप्लीट करके इसको रिकॉल कर लेंगे, एग्जाम में आएगा अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू सो मच, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दें। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।